बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। लास्ट फ्राइडे को बटले वरुण धवन की फिल्म रिलीज हुई है जवानी तो इश्क होना है। भाई साहब, जिस थिएटर पे भी ये फिल्म लगी वहां दंगे हो गए। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा पब्लिक को कंट्रोल में लाने के लिए। पब्लिक का यह कहना था कि अगर हमने तिरछा मुंह करके हंसने वाले, तिरछा मुंह करके रोने वाले बटले वरुण धवन की इस फिल्म को नहीं देखा तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। पब्लिक की इतनी उत्सुकता देखने के बाद, इतना प्यार देखने के बाद इस फिल्म के निर्माताओं ने डिसाइड किया कि हर टिकट पे 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों ही दिन 50% डिस्काउंट दिया गया। और भाई साहब, इसके बावजूद भी वीकेंड का बिजनेस हुआ सिर्फ 22 CR का। कितना? 22 CR। क्योंकि निर्माता तो पहले ही 50% डिस्काउंट दे चुके हैं, तो उनको इस अमाउंट में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो ये अमाउंट है ये सब की सब थिएटर ओनर्स को जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रमेश तौरानी साहब ने 125 करोड़ रुपए में फिल्म बनाकर पब्लिक को फ्री दिखाई है। आप मुझे बताइए, दुनिया में इससे ज्यादा घटिया बिजनेस क्या हो सकता है जहां 125 करोड़ रुपए खर्च करके फिल्म बनाई जाए और फिर उसको पब्लिक को फ्री में दिखाई जाए। कहने का मतलब यह है कि बटले वरुण धवन की यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है और बटले का कैरियर भी इस फिल्म के साथ ही खत्म हो गया है। लेकिन जो बॉलीवुड के निर्माता हैं वो दिमाग से इतने बड़े पैदल हैं भाई साहब कि फिर कोई ना कोई कुछ महीनों के बाद जाकर एक फिल्म वरुण को दे देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि उसी की फिल्म हिट होने वाली है। जब कभी आमिर के भांजे इमरान खान की पहली फिल्म आई थी, अर्जुन कपूर की पहली फिल्म आई थी, वरुण धवन की पहली फिल्म आई थी, मैंने कहा था कि इन लड़कों में एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है, ये जिंदगी में कभी स्टार्स नहीं बन सकते। बाकी सभी क्रिटिक्स ने कहा था कि ये आने वाले वक्त के सुपरस्टार्स हैं। आज की तारीख में तीनों घर पर बैठे हुए हैं, तीनों के पास कोई काम नहीं है। यह है KRK का जलवा। अगर KRK ने कह दिया कि कोई हीरो बनेगा तो बनेगा, अगर कह दिया हीरो नहीं बनेगा तो भाई साहब बन नहीं सकता। यह पॉसिबल नहीं है। फिल्म एनिमल के रिलीज होने के बाद बॉबी देओल को भी सुपरस्टार बताया जा रहा था और बॉबी देओल भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उससे बड़ा स्टार बॉलीवुड में रहा ही नहीं। एनिमल को रिलीज होकर कई एक साल हो गए और किसी भी निर्माता निर्देशक ने इस भाई को मेन लीड रोल नहीं दिया था। लेकिन फाइनली माल के शौकीन वाहियात फिल्म बनाने वाले अनुराग कश्यप ने इसको एक फिल्म दी और उस फिल्म का नाम है बंदर। उसमें मेन लीड हीरो है बॉबी देओल और गए फ्राइडे को वो भी रिलीज हुई थी और उस फिल्म ने वीकेंड में बिजनेस किया 2.5 CR का। बॉबी देओल साहब की फिल्म ने वीकेंड बिजनेस किया 2.5 करोड़ रुपए का। सुपरस्टार साहब की फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए का वीकेंड बिजनेस किया। मतलब ये है सुपरस्टार। मैं जिस दिन से एनिमल रिलीज हुई थी उसी दिन से कहता आ रहा था कि भाई साहब, इस बेचारे का एक छोटा सा विलन का रोल है फिल्म में। अगर पब्लिक ने इसको उस छोटे से रोल में अप्रिशिएट किया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सुपरस्टार बन गया है। और खाली एनिमल की बात नहीं, किसी भी फिल्म में जो साइड एक्टर है वो जिंदगी भर साइड एक्टर ही रहेगा। जो मेन हीरो है फिल्म का, हीरो तो वही है। साइड एक्टर कभी भी सुपरस्टार नहीं बन सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इस फिल्म में पैसे लगाए थे जी वालों ने, क्योंकि उनको लगता है कि देओल फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं और जी ने इस फिल्म में अपना पैसा बर्बाद कर लिया है। भालू जैसे दिखने वाले तेलुगु एक्टर रामचरण की फिल्म भी इसी थर्सडे को रिलीज हुई थी जिसका नाम है पेड्डी, जिसमें हीरोइन है जानवी कपूर। जानवी कपूर की इस फिल्म के बाद बहुत थू थू हो रही है, क्योंकि डायरेक्टर ने जानवी को कुछ इस तरह से शूट किया है कि हर कोई बहुत ज्यादा ऐतराज कर रहा है जानवी को इस फिल्म में देखकर। उनका कहना यह है कि भाई ये किस तरह से शूट किया गया है, डायरेक्टर दिखाना क्या चाहता था। इस फिल्म का हिंदी बेल्ट में वीकेंड बिजनेस हुआ है तकरीबन 5 करोड़ रुपए, यानी कि यह फिल्म भी सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। रामचरण को कब से मैं कहता आ रहा हूं कि भाई साहब, आपकी फिल्म हिंदी बेल्ट में किसी को नहीं देखनी, आप अपनी सभी फिल्मों को हिंदी बेल्ट में रिलीज करना बंद कर दीजिए। लेकिन यह बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। यह बंदा अपने आप को इंटरनेशनल सुपरस्टार कहता है। इंटरनेशनल सुपरस्टार, बताओ साला।
क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, जहां रामचरण जैसा दिखने वाला बंदा भी अपने आप को इंटरनेशनल सुपरस्टार कहता है। तो मीडिया ने इस भालू जैसे दिखने वाले एक्टर से यही सवाल किया कि भाई साहब, जब आप अपनी फिल्म तेलुगु में बनाते हो तो हिंदी में रिलीज क्यों करते हो? अगर हिंदी में रिलीज करनी है तो हिंदी फिल्म कीजिए। तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता तेलुगु फिल्म कौन सी है, मलयालम फिल्म कौन सी है, हिंदी फिल्म कौन सी है, मैं तो इंडियन फिल्म करता हूं। भाई साहब, हमने मान लिया कि आप अपने आप को सुपरस्टार मानते हो, आपने मान लिया कि आप पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो, आपने मान लिया कि आप पूरे इंडिया के सुपरस्टार हो, और यही वजह है कि आप अपनी फिल्म को तेलुगु में बनाकर डब करके हिंदी में रिलीज करते हो। लेकिन आप यकीन कीजिए, हिंदी बेल्ट में किसी को भी आपकी शक्ल देखनी ही नहीं है। हमारी हिम्मत ही नहीं है कि आपके जैसी शक्ल के हीरो को हम बर्दाश्त कर सकें। तो भाई साहब, हकीकत यह है कि आपकी फिल्म तेलुगु फिल्म होती है और जो तेलुगु दर्शक हैं वही आपको हीरो मानते हैं। हम तो आपको हीरो नहीं मानते और ना ही हमें आपकी फिल्म देखनी है, तो हमें आप माफ कर दीजिए। एक द्विवेदी नाम की लड़की है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती है, मैं इसके वीडियोस देखता ही रहता हूं। रिसेंटली इसने एक वीडियो बनाया और भाई साहब आप भी देखिए, क्या जबरदस्त वीडियो बनाया। सुनो, हाँ, हमारा राष्ट्रगान क्या है? मोदी 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 है तो मुमकिन है। अच्छा, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 2014 में। अच्छा, आयरन लेडी कौन है फिर? कंगना रनावत। और फ्रीडम फाइटर कौन है? सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि राम जी का अवतार कौन है? कलयुग में हमारे राम के अवतार है मोदी जी। मोदी जी हैं। मैं ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, ना ही किसी पार्टी के खिलाफ हूं, लेकिन मैं इस लड़की के टैलेंट की कदर करता हूं कि इसमें इतना दिमाग है कि इसको किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए जो पब्लिक को पसंद आएंगे। और एक और बहुत अच्छी बात है कि ये लड़की कभी भी गुस्से में आकर वीडियो नहीं बनाती, हमेशा हंस के वीडियो बनाती है, यानी कि एक तरह से मजाक में ही ये सारे वीडियोस बनाती है। रकुल प्रीत की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी फिल्मों में काम करती है, अभी भी अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानती है, मानना भी चाहिए। जब रकुल से पूछा गया कि अगर पति चीट करे तो आप क्या करेंगी, तो रकुल ने कहा कि देखो, अगर एक दफा चीट किया है, गलती से कहीं कुछ कर लिया है तो माफ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा है और रोजाना चीट कर रहा है तो वो गलत बात है। मतलब रकुल का ऐसा मानना है कि यार एक आध बार तो यहां वहां हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है, अगर एक आध बार किसी के साथ एंजॉय कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही जा रही हो मैडम जी, बिल्कुल सही जा रही हो आप। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, मल्लिका शेरावत, कुछ भी उल्टे सुल्टे बयान दिया करती थी, न्यूज में बनी रहती थी, फिल्में तो सभी घटिया की हैं, शायद ही अपने पूरे कैरियर में इसने एक आध फिल्म अच्छी की हो। मतलब कहने का यह है कि पूरी जिंदगी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी ये कभी बड़ी एक्ट्रेस बनी ही नहीं, और बस यही इस बेचारी का दर्द है। और अब तो बूढ़ी हो चुकी है, जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही है वैसे वैसे बहुत ज्यादा घबरा रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। फनी ना, वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू लुक 25 फॉरएवर। जब एक मॉडर्न इंडियन वुमन सुबह उठती है, घर, काम, बच्चे, कम्यूट, ऑफिस, प्रेशर, सारा दिन वो सब कुछ हैंडल करती है, फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि वो हर वक्त परफेक्ट दिखे, हर वक्त। उम्र के साथ साथ इस बेचारी का दिमागी संतुलन भी बिगड़ रहा है। हर 2 दिन के बाद मल्लिका एक वीडियो रिलीज करती है और उसमें बताती है कि इसने कभी कोई सर्जरी नहीं कराई, इसका सब कुछ ओरिजिनल है, ये बुढ़ापे में भी बहुत सुंदर दिखती है। जब देखो ये यही कहती नजर आती है कि बुढ़ापा आ गया तो क्या हो गया। क्यों इंडियन पब्लिक को ऐसा लगता है कि सिर्फ जवान लड़की ही सुंदर होती है, ज्यादा उम्र की लड़की सुंदर नहीं होती। मुझे देखिए, मैं कितनी सुंदर हूं, भले ही मेरी उम्र ज्यादा हो गई हो, लेकिन अभी भी यंग लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर 1-2 साल के बाद ये बेचारी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो कोई किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, ये दिन ब दिन अपने बुढ़ापे को देखकर परेशान होती जा रही है। आप जानते ही हैं भैंसानुमा सिंगर बादशाह को, जो धड़ी खाता है, धड़ी हगता है, हर हफ्ते कोई ना कोई ज्ञान देता ही रहता है। किसी को इस बंदे का ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन इसको ज्ञान देना जरूरी है। अबे लुक्खे, तुझे कितनी बार कह चुका हूं, तेरा ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, फिर तू क्यों हर 4 दिन के बाद एक वीडियो रिलीज करता है ज्ञान देने के लिए। आर्ट से पैसा बनाने के बारे में आप तब तक मत सोचो जब तक आप अपने आर्ट फॉर्म में अव्वल दर्जे का आर्टिस्ट नहीं हो जाते, जब तक आपका स्किल सेट इंसेनली क्रेजी नहीं हो जाता, तब तक मत सोचो।
कभी बताता है कि कौन आदमी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। कभी बताता है इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये लुक्खा बता रहा है कि कौन आदमी बड़ा सिंगर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कौन आदमी बॉलीवुड में कामयाब हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। बताओ, इस लुक्खे को भी पता है कि कौन कामयाब हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। इस लुक्खे ने हिंदुस्तान के म्यूजिक को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, और ये ज्ञान देने बैठा है, लोगों को बताने बैठा है कि बॉलीवुड में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से कामयाब होना चाहिए। भैंसे भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मत ज्ञान दे यार, तेरा ज्ञान किसी को नहीं चाहिए भाई साहब। किसी जमाने में आमिर ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी है, जैसे कि लगान, 3 इडियट, और पिछले 8 साल में इस भाई की सभी फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। तो अब हर 1-2 साल के बाद ये किसी पुरानी फिल्म की पब्लिसिटी करता रहता है, उसका जश्न मनाता रहता है। कभी कहता है 3 इडियट को 10 साल हो गए, कभी कहता है लगान को 15 साल हो गए, कभी कहता है उस फिल्म को 20 साल हो गए। अब आमिर ने ऐलान किया है कि लगान को रिलीज होकर 25 साल जल्दी होने वाले हैं। आमिर एक बड़ी पार्टी देगा और जितने लोगों ने भी लगान में काम किया था उन सभी को बुलाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। अरे आमिर भाई साहब, वो फिल्म 25 साल पहले रिलीज हुई थी, बात खत्म हो चुकी, आगे की सोचिए। पुरानी फिल्मों का जश्न मनाने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि आपका कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है, तो आगे कोई एक हिट फिल्म बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि पुरानी फिल्मों को याद करके खुश रहिए। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में जितने भी लोग फ्लॉप हैं वो सब के सब यूट्यूबर बन रहे हैं, सब के सब को पॉडकास्ट करना है। जो भी फ्लॉप होके घर पर बैठा हुआ है उसके पास अब एक ही काम बचा है, पॉडकास्ट। दिया मिर्जा का कैरियर भी बहुत सालों पहले खत्म हो चुका है, वो भी बेचारी घर पर बैठी हुई है, तो वो क्या करे, तो उसने भी पॉडकास्ट चालू कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे कि सोहा अली खान ने, भारती सिंह ने, सना खान ने, फराह खान ने, वगैरह वगैरह। अब मैं लोगों से ये जानना चाहता हूं कि भाई अगर आप सभी यूट्यूबर्स बन जाएंगे तो इंटरव्यू किसका लेंगे? एक दूसरे का इंटरव्यू ले लेकर अपना यूट्यूब चैनल चलाओगे क्या? क्या हालत हो गई है आप लोगों की, कसम से 1 रुपए की इज्जत नहीं बची। कुछ सालों पहले शिल्पा शिंदे ने एक निर्माता पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसको हरेस किया है, और कुछ दिनों पहले शिल्पा ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि वो झूठा केस था, उस निर्माता ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया, और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। अब शिल्पा के इस बयान के बाद हंगामा हो गया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मुंबई पुलिस से कह रही हैं कि शिल्पा शिंदे को अरेस्ट किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से डिमांड की है कि शिल्पा को अरेस्ट किया जाए। सभी का यही कहना है कि जबकि लड़की खुद ही कह रही है कि उसने किसी आदमी के खिलाफ झूठा केस किया था, तो फिर उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने जो भी कुछ किया है जानबूझकर किया है, और यही वजह है कि शिल्पा को अरेस्ट किया जाए, उसको पनिशमेंट दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिल्पा के खिलाफ कोई एक्शन होता है या कुछ नहीं होता। दोस्तों, बटले भाई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज हो चुकी है, और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। अपने बटले वरुण भाई की हाइट है तकरीबन 2.5 फीट 3 इंच, वजन है तकरीबन 40 किलो। उछल उछल कर डांस करता है, उछल उछल कर एक्शन करता है, इतने ऊंचे ऊंचे जूते पहनता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुपरस्टार मानता है। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आप अपने आप को कुछ भी मानो, आपको कौन रोक सकता है भाई। तो फिल्म की कहानी वही है जिसका आप सभी को पता है। इस फिल्म के टीजर में भी कहानी को दिखा दिया गया था, ट्रेलर में भी कहानी को दिखा दिया गया था। एक लड़का है बटला वरुण धवन, जिसकी 2 गर्लफ्रेंड्स है, पूजा हेगड़े, मुनाल ठाकुर। दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताता, बेवकूफ बनाता रहता है। दोनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं, दोनों को बच्चा पैदा हो जाता है और क्लाइमैक्स हो जाता है। इस कहानी में इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। अच्छा, कमाल यह है कि इस फिल्म में बटला वरुण धवन बना है एक फोटोग्राफर, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास इतने पैसे हैं कि लंदन में इसका एक बड़ा घर है, महंगी महंगी गाड़ियां चलाता है, एक फोटोग्राफर, और 2 अमीर गर्लफ्रेंड्स को भी पालता है। भाई साहब, डेविड धवन की फिल्म है, डेविड धवन का बेटा है, तो जाहिर सी बात है डेविड धवन अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकता है। कौन है भाई को रोकने वाला, आप मुझे बताओ।
फिल्म का स्क्रीन प्ले है नहीं और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि डेविड धवन ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा ही नहीं था। उसने सारी फिल्में इसी तरह तुक्के से बनाई थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी फिल्म चल जाती थी। उस वक्त के जो स्टार्स थे जैसे कि गोविंदा, सलमान खान, संजय दत्त, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी थी कि अगर फिल्म में अच्छे गाने हैं तो लोग किसी भी फिल्म को देखने चले जाते थे। तो जिस तरह से डेविड जिंदगी भर फिल्में बनाता आया है, उसी तरह से उसने इस फिल्म को बनाया है। 2 सीन में वरुण बटले को एक्शन करते हुए दिखा देते हैं, 2 सीन में बिना शर्ट के दिखा देते हैं, 2 सीन में नाचते हुए दिखा देते हैं, 2 सीन में हंसते हुए दिखा देते हैं, 2 सीन में रोते हुए दिखा देते हैं। यह अलग बात है कि इस लुखे को ना रोना आता ना हंसना आता, टेढ़ा मुंह करके हंसता है, टेढ़ा मुंह करके रोता है। और मेरे ख्याल में सभी कॉमेडी फिल्मों में डेविड के जितने भी फेवरेट सीन्स थे वो इस फिल्म में डाल दिए गए हैं। जैसे कि गरम मसाला से कुछ सीन डाल दिए गए हैं, बीवी नंबर 1 से कुछ सीन्स डाल दिए गए हैं, फिल्म सैंडविच के कुछ सीन डाल दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म तकरीबन 10-12 फिल्मों से सीन उठाकर बनाई गई है। ये एक कचुंबर है। वरुण ने कहीं सलमान को कॉपी किया है, कहीं गोविंदा को कॉपी किया है, कहीं अक्की को कॉपी किया है। यह अलग बात है कि वरुण इन सभी के बराबर भी नहीं है। मेरे ख्याल में डेविड को अपने पुत्र को बताना चाहिए था कि बेटा, जिनकी तू नकल कर रहा है उनका तू 1% भी नहीं है। डायलॉग्स, आय हाय हाय हाय, क्या ही कहा जा सकता है भाई साहब, इतने जबरदस्त डायलॉग आए। साले इतने घटिया डायलॉग शायद आपने किसी और फिल्म में कभी ना सुने हो। ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको सुनकर आपके कानों से खून निकल आता है। और भाई साहब, आपको पता है ये डायलॉग्स किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं फरहाद ने। फरहाद ने भाई साहब, जिस फिल्म को ये लिख दे उस फिल्म का डिजास्टर होना तय हो जाता है। इतना बड़ा राइटर है ये कि ये इस बात की गारंटी देता है कि भाई साहब, मैं इस फिल्म को लिखूंगा और अगर ये सुपर डिजास्टर ना हुई तो मुझे जूते से मारना। फिल्म की शूटिंग लंदन में हुई है तो जाहिर सी बात है लोकेशंस बढ़िया हैं। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही घटिया है, वाहियात है। फिल्म में एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसको आप ये कहें कि बहुत बढ़िया गाना है। जो पुराने गानों को यूज किया गया है उनको भी बहुत ही बेतुके तरीके से रिमिक्स किया गया है, बहुत ही वाहियात तरीके से शूट किया गया है। वो पुराने गाने भी इस फिल्म पर बोझ बन गए हैं। डेविड धवन के डायरेक्शन के बारे में क्या कहूं? एक्चुअली डेविड धवन ने बेचारे ने कभी डायरेक्शन किया ही नहीं। डेविड को कभी डायरेक्शन आता ही नहीं था। डेविड ने तो जिंदगी भर तुक्केबाजी की है, हमेशा तुक्के से फिल्में बनाई है। डेविड की सभी फिल्मों की स्टार कास्ट बड़ी हुआ करती थी कि चलो भाई, एक सीन सलमान खान का आया, दूसरा सीन गोविंदा का आया, तीसरा सीन संजय दत्त का आया, फिर बड़ी हीरोइन आ गई। तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक उन फिल्मों को देखती थी उनको वो फिल्में पसंद आती थी। और उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, पब्लिक को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि पहला सीन कौन सा था, अब सीन कौन सा चल रहा है और अगला सीन कौन सा होगा। तो डेविड धवन ने जिंदगी भर बड़ी स्टार कास्ट के साथ तुक्का मार के फिल्में बनाई हैं। लेकिन आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। आज की तारीख में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में वो फिल्में नहीं चल सकती जो 30-40 साल पहले चला करती थी, जो डेविड धवन बनाया करता था। और डेविड धवन को वैसी ही फिल्म बनानी आती है, डेविड धवन को उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो जाहिर सी बात है डेविड धवन ने वही फिल्म बनाई है जो वो 30-40 साल पहले बनाया करता था। तो कहने का मतलब यह है कि डेविड धवन का डायरेक्शन बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। डेविड धवन ने अपने बेटे के कैरियर को खुद ही बर्बाद कर दिया है, खुद ही तबाह कर दिया है, बेटे को खुद ही घर पर बैठा दिया है। आप ये जरूर पूछेंगे कि इतनी घटिया वाहियात फिल्म बनी कैसे? इस फिल्म पर रमेश तौरानी 150 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार कैसे हो गया? डेविड धवन इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार कैसे हो गया? कुछ सालों पहले रमेश तौरानी की फिल्म आई थी रेस 3, जो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। उसके बाद से लेकर आज तक रमेश जी की कोई भी फिल्म नहीं चली। तो जाहिर सी बात है रमेश जी बेचारे डेस्परेट हैं कि एक कोई अच्छी फिल्म बनाएं। तो रमेश जी को ऐसा लग रहा था कि अगर डेविड धवन अपने बेटे के लिए फिल्म बनाएगा तो बहुत ही कमाल की फिल्म बनाएगा, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो यही वजह है कि रमेश जी ने डेविड से कहा कि भाई साहब जाते जाते मेरे लिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दीजिए। डेविड ने कहा कि भाई साहब दिक्कत ही कोई नहीं है, 30 करोड़ फीस होगी वरुण धवन की, 15 करोड़ फीस होगी मेरी, 5 करोड़ फीस होगी मेरे दूसरे बेटे की, तो हमारे हो गए 50 करोड़ रुपए और हम आपके लिए फिल्म बना देते हैं। रमेश जी ने कहा कि भाई दिक्कत ही कोई नहीं, ये लो 50 करोड़ रुपए। तो जब डेविड जी को बुढ़ापे में 50 करोड़ रुपए मिल गए थे तो वो फिल्म क्यों नहीं बनाएगा? जाहिर सी बात है वरुण बाप की फिल्म को मना नहीं करेगा। और रमेश जी को यह उम्मीद थी कि यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर ही होनी है क्योंकि डेविड जी जान लगा देंगे। तो इस तरह से इस कारनामा फिल्म को बनाया गया, यह अजूबा पैदा हुआ।
आप सभी जानते हैं कि बटले वरुण धवन में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का। उसकी हाइट इतनी कम है कि वो लुक्खा ही दिखता है, हीरो तो दिखता ही नहीं है। दोनों हीरोइनों में से किसी के भी पास खड़ा होता है तो उनसे छोटा ही दिखता है, जबकि इतने बड़े बड़े जूते पहने हुए हैं। इस लौंडे को डायलॉग्स बोलने नहीं आते। मैं इधर आऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, तिरछा मुंह करके हंसता है, तिरछा मुंह करके रोता है। इस लुक्खे को एक्टिंग का ए नहीं आता, लेकिन फिर भी बॉलीवुड वाले इसको एक्टर मानते हैं। तो आप ऐसे एक एक्टर से किस तरह की एक्टिंग की उम्मीद करेंगे? जाहिर सी बात है, घटिया एक्टिंग ही उसको आती है, घटिया ही उसने की है, उससे ज्यादा उस बेचारे को कुछ आता नहीं है। मुनाल ठाकुर ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। मुनाल सुंदर भी लगी है, मुनाल ने एक्टिंग भी अच्छी की है। आप सभी जानते हैं कि चंकी पांडे कितना वाहियात किस्म का एक्टर है। यह बंदा इतनी ओवर एक्टिंग करता है, इतनी ओवर एक्टिंग करता है कि देखने वाले सिर्फ यही कहते हैं कि भाई साहब पर्दे से एक तरफ हो जाइए, माफ कर दीजिए हमें। प्लास्टिक की दुकान मोनी रॉय भी इस फिल्म में है, उसका भी एक छोटा सा रोल है और बहुत ही घटिया किस्म की एक्टिंग की है। बाकी फिल्म में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि राजपाल यादव, जॉनी लीवर वगैरह वगैरह, सब ने अपने छोटे छोटे रोल को अच्छे से निभाया है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है, बहुत ही सुंदर दिखी है, बहुत ही हॉट दिखी है। पूजा हेगड़े वैसे भी मेरी फेवरेट है, तो जब वो पर्दे पर आती है मैं तो चाहता हूं कि बस वही रहे, वो पर्दे से हटे नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों को सच्चे दिल से बता रहा हूं कि जब ये दोनों लड़कियां पर्दे पर होती है तो फिल्म ठीक लगने लगती है और दिल करता है कि बस ये दोनों लड़कियां ही पर्दे पर रहें। लेकिन इसी बीच ये लुक्खा वरुण कहीं ना कहीं से कूद पड़ता है और फिर फिल्म बर्बाद हो जाती है। अगर इस फिल्म में वरुण बटला ना होता, इसमें तीसरी लड़की होती, पूरी कहानी 3 लड़कियों के ऊपर होती, तो मेरे ख्याल में ये फिल्म बेटर होती, कम से कम एक बार देखने लायक होती। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही वाहियात, घटिया, घिसी पिटी फिल्म है। ये वैसी ही फिल्म है जैसी डेविड धवन 30-40 साल पहले बनाया करता था। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही इस फिल्म में कॉमेडी है, ना ही एंटरटेनमेंट है, ना ही म्यूजिक है, ना ही एक्शन है। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं है। यह फिल्म पूरी तरह वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो मुमकिन है कि जब आप थिएटर से बाहर निकले तो आपका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका हो। यह इतनी वाहियात फिल्म है कि वाहियात शब्द को भी शर्म आती है कि उसको इस फिल्म के लिए यूज किया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई साहब अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए और उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहिए जहां इस घटिया वाहियात फिल्म को दिखाया जा रहा है। आज के वक्त में ललित मोदी भी हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा है और नई नई कहानियां बता रहा है। हर पॉडकास्ट में साबित कर रहा है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन इस लुक्खे की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया में आ जाए। I had already had 3 assassination attempts by then on my life by Dawood Ibrahim. I had about 40-50 people with machine guns around me 24/7. I had no plans to leave India. I landed. क्योंकि इसको अच्छी तरह पता है कि जिस दिन इंडिया में आया सीधा जेल जाएगा, जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। और पॉडकास्ट में कुछ भी कहने से, कुछ भी स्टोरी बनाने से तो कुछ नहीं होता भाई। अदालत तो सबूत मांगती है। तो अपने एक पॉडकास्ट में इसने कहा कि मैं तो इंडिया से इसलिए भागा था क्योंकि डी कंपनी मेरे पीछे पड़ी हुई थी। डी कंपनी मुझे कभी भी शूट कर सकती थी, यही वजह है कि मेरे साथ इतनी हैवी सिक्योरिटी थी। इसने खुद ही कहा कि एक शाम को इसको अचानक पता चला कि सरकार ने इसकी सिक्योरिटी हटा ली है। Deputy Commissioner of Police Himanshu Roy there, and he says we've been asked to pull your security down. और जब इसकी सिक्योरिटी हटा ली गई थी तो इसको इतना डर लग गया था कि उसी रात इसने इंडिया छोड़ दिया था, ये लंदन चला गया था। ललित ने कहा कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं इंडिया में रहता और डी कंपनी मुझे मार देती, या तो मैं इंडिया से भागकर लंदन चला जाता। ललित मोदी का ये बयान खुद ही कहता है कि कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा फ्रॉड है। कुछ दिनों पहले दूसरे भगौड़े विजय माल्या के साथ ये पार्टी कर रहा था लंदन में, और वहां इसने खुद ही मीडिया के सामने कहा था कि मैं इंडिया से भागा हुआ वांटेड हूं, इंडिया का सबसे बड़ा वांटेड हूं। ये अल्फाज इसके खुद के हैं। और अगर ये कह रहा है कि इंडिया में इसको डी कंपनी से डर लगता है लेकिन लंदन में नहीं लगता, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लंदन में डी कंपनी इंडिया से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर डी कंपनी चाहे तो ललित मोदी को लंदन में 1 दिन में खत्म कर सकती है, लेकिन आज तक डी कंपनी ने इसको छुआ भी नहीं। इसका मतलब यह है कि झूठ बोल रहा था। और अगर डी कंपनी से इसको धमकी आ रही थी तो सरकार इसकी सिक्योरिटी क्यों हटाएगी? सरकार ने इसकी सिक्योरिटी तब हटाई थी जब सरकार को
को पता चला कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है और हजारों करोड़ रुपए इसने हवाले के थ्रू इंडिया से बाहर भेज दिए हैं। उस टाइम के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे उन्होंने इसको बता दिया था कि बेटा इसी रात निकल जा, क्योंकि कल सुबह तो अरेस्ट होने वाला है। और यही वजह है कि उसी रात इसने इंडिया छोड़ दिया था, लंदन भाग गया था। जिस दिन से लंदन गया है उस दिन से सरकार इसको लाने की कोशिश कर रही है। यह अलग बात है कि ला नहीं पाई। ललित ने यह भी कहा कि ये और इसके दोस्त बहुत ही एंजॉय करते हैं, आपस में बीवियां बदल लेते हैं। इस लुखे के इस बयान से आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा कमीना आदमी है, कितना बड़ा शैतान आदमी है। एक्चुअली हकीकत यह है कि किसी को भी इसका इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पॉडकास्ट करने वाले हैं वो भी मरे जा रहे हैं। उनको भी भाई साहब टीआरपी चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए जो उनके पॉडकास्ट में बैठे। यही वजह है कि इसकी झूठी सच्ची कहानियां सुनने के लिए ना जाने कितने लोग इसका इंटरव्यू कर रहे हैं। जब बॉबी देओल से पूछा गया कि भाई साहब आपने दो डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, संदीप वांगा रेड्डी और आर्यन खान, आप इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, किसके साथ फिर से काम करना चाहेंगे? तो फौरन ही बॉबी देओल ने कहा कि मैं आर्यन खान को चूज करूंगा, संदीप वांगा रेड्डी को नहीं करूंगा। So Sandeep Wanga and then Aryan Khan. Aryan. Aryan, I mean, it's just been amazing. Aryan is like, see where. और बहुत लोग कह रहे हैं कि देखो यार, आर्यन खान संदीप वांगा रेड्डी से बेहतर डायरेक्टर है क्योंकि बॉबी देओल ये कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड में बिना फायदे के कोई कुछ भी नहीं करता। बॉलीवुड में कोई भी किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं रखता, बिना मतलब के, बिना फायदे के। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। यहां सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। संदीप के साथ बॉबी ने एनिमल की, उसमें बॉबी मर गया, तो जाहिर सी बात है एनिमल 2 में वो आ नहीं सकता। संदीप ने एनिमल के बाद फिल्म स्पिरिट चालू की और बॉबी को लग रहा था कि संदीप बॉबी को ही उस फिल्म में विलन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने विवेक ओबेरॉय को ले लिया। तो बॉबी देओल को अच्छी तरह पता है कि अब फ्यूचर में कभी भी उसको संदीप वांगा रेड्डी के साथ काम करने का मौका नहीं मिलने वाला। तो जाहिर सी बात है संदीप को क्यों अप्रिशिएट करेगा, संदीप के बारे में अच्छा क्यों कहेगा, जबकि आर्यन खान अपनी वेब सीरीज का पार्ट 2 बना रहा है जिसमें बॉबी देओल है। तो बॉबी देओल का वहां फायदा है। तो भाई साहब, बॉलीवुड में कोई भी आदमी बिना फायदे के कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता। यही बॉलीवुड है दोस्तों। महा फेंकू, महा झूठी तानिया मित्तल इस साल बिग बॉस में आई थी और बिग बॉस में भी इसने खूब फेंकी थी, अभी भी फेंकती रहती है। बिग बॉस में इसने बताया था कि इसके तकरीबन 4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। किसी को इसने प्लॉट दिया था, किसी को इसने गाड़ी दी थी, किसी को इसने लाखों रुपए दिए थे, किसी को इसने करोड़ों रुपए दिए थे। यह अलग बात है कि ये सारी चीजें इसके खुद के पास नहीं है। अब जब इससे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बूढ़ी होती जा रही हो, कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला आपको, आपकी शादी कब होगी? तो इसने कहा कि मैं एक ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूं जो मुझे बहुत प्यार करे, भले ही वो डेली मुझसे लाखों रुपए लें, मैं डेली उसको 15-20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझे बेहद प्यार करे। एक कहावत है कि ना ही नौमन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी। तो इस बेचारी के पास ना ही कभी लाखों रुपए होंगे, ना ही कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा, क्योंकि ये ड्रामा इतना करती है, इतनी बड़ी झूठी है कि मुश्किल से ही कोई लड़का इसको लाइन मारेगा। तो कहने का मतलब यह है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शादी कभी नहीं होगी बेचारी की, पूरी जिंदगी ऐसे ही फेंकते फेंकते ही कटेगी। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि हर किसी एक्टर के बारे में बॉलीवुड का कोई ना कोई आदमी तो कुछ गलत कहेगा ही, लेकिन एक एसआरके ही है पूरे बॉलीवुड में जिसके बारे में बॉलीवुड वाला कोई भी कुछ गलत नहीं कहेगा। यहां तक कि कंगना भी उसके बारे में गलत नहीं कह रही है। जब कंगना से पूछा गया कि शाहरुख खान कैसा इंसान है, तो कंगना ने कहा कि शाहरुख खान बहुत ही बेहतरीन इंसान है। शाहरुख खान वो है जो औरतों की बहुत इज्जत करता है। शाहरुख खान एक कमाल का आदमी है। यानी कि कंगना ने एसआरके की खूब तारीफ की। Shahrukh Khan? Yeah, Shah Rukh Khan is, he is one of the most pleasant people you will ever meet. He's very pleasant, very, very well brought up. His mother was a magistrate, and I think she has a great influence on him. So he's. अब अगर बॉलीवुड का कोई भी आदमी एसआरके के बारे में गलत नहीं कहता, यहां तक कि कंगना भी उसके बारे में गलत नहीं कहती, तो उस आदमी में कोई तो बात होगी ना यार, कोई तो क्वालिटी होगी ना यार। अगले साल यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और रवि किशन ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। आने वाले चुनाव में ऐसा कमाल होगा कि यूपी की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यूपी की जनता कह रही है,
17 का रिकॉर्ड टूटेगा, 17 का रिकॉर्ड टूटेगा। मेरी बात आप लोग मान लें। और मैं रवि किशन की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो रवि कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। बीजेपी सभी का सुपड़ा साफ कर देगी। अखिलेश और राहुल गांधी यूपी इलेक्शंस के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। अब आप ये कहेंगे कि क्या वाकई ही बीजेपी इतना बढ़िया काम कर रही है? क्या वाकई ही बीजेपी इतनी पॉपुलर है यूपी में? क्या वाकई ही हर कोई बीजेपी को ही वोट देगा? ये मैंने नहीं कहा। ये मैंने नहीं कहा, इसका मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। बात खत्म। कुछ सालों पहले मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था और उसी घटना पर आधारित है कंगना रनावत की फिल्म भारत भाग्य विधाता। इस फिल्म का ट्रेलर जैसे ही चालू होता है दिखाया जाता है कि मुंबई की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही है। चारों तरफ अनाउंसमेंट हो रहा है कि आतंकवादियों ने कहां कहां हमला किया है। कंगना एक नर्स है जो एक हॉस्पिटल में काम करती है और इस हॉस्पिटल पर भी आतंकवादी हमला कर देते हैं। अब हॉस्पिटल दिखाया जाता है, वहां कंगना के साथ और भी बहुत सारी नर्स हैं, आपस में हंसी मजाक करती रहती हैं, जो मरीज हैं उनकी देखभाल करती रहती हैं। यही हॉस्पिटल में नर्स बातें करती है जिससे पता चलता है कि कंगना एक गरीब फैमिली से है। अब कंगना कहती है कि जब घर वाले ही मेरी इज्जत नहीं करते तो बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करूं। इसका मतलब यह है कि शायद कंगना का घर वालों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। अब हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है, बताया जाता है कि भाई आतंकवादी हमला हो गया है। कुछ नर्सेज कह रही हैं कि यहां तो बहुत सारी औरतें भी हैं मरीज, शायद यहां आतंकवादी नहीं आएंगे। यानी कि कंगना अपनी साथी लड़कियों से कहती है कि क्या करना है, कैसे मरीजों को बचाना है, क्योंकि आतंकवादी हॉस्पिटल में घुस चुके हैं। अब हॉस्पिटल में किसी की ज्यादा हालत खराब हो गई है, कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गया है। कहने का मतलब यह है कि सभी लोग बहुत ज्यादा परेशानी में है। इस ट्रेलर को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि ये पूरी फिल्म हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल के बाहर निकलती ही नहीं है। पूरी फिल्म रात में है, यानी कि डार्क फिल्म है। तो इस फिल्म के दर्शक कौन है? इस फिल्म को कौन देखना चाहेगा? शायद वो लोग देखना चाहेंगे जिनको मुंबई की वो घटना याद है, यानी कि वो लोग जो 40 के ऊपर हैं। और जो 40 के ऊपर हैं वो फिल्में देखते नहीं हैं। जो फिल्में देखने वाले लोग हैं उनकी उम्र है 15 से 30 साल, और 15 से 30 साल के लोगों के लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। ना इसमें कॉमेडी है, ना इसमें म्यूजिक है, ना इसमें एंटरटेनमेंट है। यानी किसके लिए इस फिल्म को देखा जाएगा? तो इस ट्रेलर को देखकर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के दर्शक नहीं है, ये फिल्म नहीं चल सकती, पॉसिबल नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने समय रैना का एक क्लिप यूज किया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो एआई से बनाया गया था। अरे भाई, इतना तो मुझे भी पता है कि जाहिर सी बात है वो एआई से बनाया गया था। इसके बावजूद भी मैंने यूज किया। लेकिन वो दोनों स्टेडियम में बैठे हुए थे, दोनों साथ में बैठकर मैच देख रहे थे। जो आखिरी का पोर्शन था किस करने का, खाली वो एआई से जोड़ा गया था। और मैंने उस क्लिप को इसलिए यूज नहीं किया था कि मुझे ये पता था कि बिल्कुल रियल है। मैंने उन दोनों का मजाक बनाने के लिए उसको यूज किया था भाई साहब, आप लोगों को हंसाने के लिए यूज किया था। तो कभी कभी थोड़ा दिमाग भी यूज कर लिया करो दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते ही रहते हैं कि भाई साहब मुझे कमेंट्स पढ़ने चाहिए, तो भाई आप लोगों के लिए आज फिर से पढ़ देता हूं। गीतिका सिंह का कहना है कि यार के आप अच्छे वीडियोस बनाते हो, देखने में मजा आता है, थैंक यू। बुशरा का कहना है कि यार के यू रॉक, थैंक यू वेरी मच मैडम जी। अंकित तिवारी का कहना है कि यार के सर यू आर ऑसम, थैंक यू भाई साहब। नैन्सी प्रेरा का कहना है इमेजिनेशन काउंटर जोक इज रियली हिलेरियस, थैंक यू मैडम जी। उमा शंकर गुप्ता का कहना है कि भाई साहब आज आप कह रहे हैं सलमान खान साहब, क्यों कह रहे हो, रीजन भी बता दो। पैसे मिले कि धमकी। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हरि सिंह का कहना है कि यार के भाई आप कभी मायूस नहीं करते, थैंक यू भाई साहब। रुपेश कुमार का कहना है भाई साहब आपके वीडियोस देखकर मजा आ जाता है, थैंक यू भाई। बालों की दुकान इम्तियाज अली डायरेक्टर कोई ना कोई फिल्म बनाता ही रहता है। अब इस भाई ने एक फिल्म बनाई है जो आने वाले फ्राइडे को रिलीज है, और इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म की कहानी भी वही है जो उसकी फिल्म लॉ आजकल की थी। ये बंदा एक ही फिल्म पर तकरीबन 5-6 फिल्में बना चुका है, उसी कहानी को घुमाता फिराता रहता है, नई फिल्म बनाता रहता है। इसने किसी जमाने में शाहरुख खान साहब के साथ एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जब हैरी मेट सेजल। उस फिल्म ने शाहरुख खान के कैरियर को भी बर्बाद कर दिया था और शाहरुख खान
खान की बहुत थू थू हुई थी। जब रिसेंटली इम्तियाज से पॉडकास्ट में पूछा गया कि आप उस फिल्म के बारे में क्या कहते हो, तो इम्तियाज ने कहा कि एक्चुअली मुझे एक चांस मिला था जो मैंने मिस कर दिया था। उस कहानी पर मैं बहुत ही कमाल की फिल्म बना सकता था, लेकिन बना नहीं पाया था। I like the potential of the story more than the story and definitely more than the film. आप बोलना जब स्टार्ट करना है। हाँ, स्टार्ट हो चुका है। ओके। सो हैरी सेजल का मुझे लगता है कि इसके आगे इम्तियाज ने कहा कि फिर भी वो फिल्म इतनी बुरी नहीं थी, मैं आज भी उस फिल्म को 3 स्टार्स देता हूं। कितने? 3 स्टार्स। क्या क्या सुनना पड़ेगा एक जीवन में, उठा ले ऊपर वाले। ऐसे ऐसे लोगों की बातें मुझसे नहीं सुनी जाती। भाई साहब, उस फिल्म को तू 3 स्टार दे रहा, तो बजरंगी भाईजान को कितने स्टार देगा? फिर बजरंगी भाईजान को तो आपको 300 स्टार देने पड़ेंगे। अरे भाई साहब, उस फिल्म को आप ये कहिए कि मैं -3 स्टार्स देता हूं। कुछ तो शर्म कीजिए कि आपने इतनी वाहियात फिल्म बनाई थी। उस कहानी पर अगर आप अगले 10 जन्म में बार बार फिल्म बनाते रहोगे, तब भी हर फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर ही होगी, क्योंकि वो कहानी ही इतनी घटिया थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। उस कहानी पर हिट फिल्म बन ही नहीं सकती थी। लेकिन बालों की दुकान, अगर आप में इतना दिमाग होता तो आप कभी भी उस कहानी पर फिल्म नहीं बनाते। अगर आपको ये पता होता कि कौन सी फिल्म बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, तो आप एक ही कहानी को घुमा फिरा कर बार बार उसी पर फिल्म नहीं बनाते। तो बालों के दुकान और माल के शौकीन भाई साहब, हकीकत यह है कि आपको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। आप एक नंबर के वाहियात डायरेक्टर हो। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कहानी अच्छी है, कौन सी बुरी है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी पर बार बार फिल्में बना रहे हो। खुद से जुदा तेरे बिना सब है सुना, हर पल तेरी याद है, मेरी हर खुशी अब सिर्फ उदास है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।